तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 7 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक इसी सीक्वेंस में वीडियो नहीं देखे तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वीडियो को देख लेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 20 और 21 जो है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 4 आर्टिकल आता था, 19, 20, 21 और 22। 19 हम पार्ट 6 में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक आर्टिकल 19 नहीं पढ़े तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप एक बार आर्टिकल 19 पढ़ ले, फिर आप 20 से पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए हम 20 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 जो है अनुच्छेद 20 दोनों को प्राप्त है। पहला, इंडियन सिटीजन्स को, नागरिकों को, और प्लस विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त है। यह अधिकार जो है आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। कन्विक्शन मतलब होता है दोष सिद्धि, एंड ऑफेंस मतलब होता है अपराध। इसका मतलब अपराधों में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अब आइए इसको हम समझते हैं, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। इस लाइन का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्राइम कर देता है, यानी कोई अपराध करता है। अब उसे क्या होगा? पुलिस उसे पकड़ करके ले जाएगी, और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी कहां? कोर्ट में उसे पेश करेगी। अब कोर्ट यदि उसे अपराधी साबित कर देता है, दोषी कह देता है, दोषी साबित कर देता है, तो फिर उस व्यक्ति को भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अधिकार देता है। उसी अधिकार का बात आर्टिकल 20 करता है। तो आर्टिकल 20 जो है अनुच्छेद 20 कुल 3 प्रकार का अधिकार देता है। किसको? इंडियन सिटीजन्स को एज वेल एज द फॉरेनर को, विदेशी को। वो 3 अधिकार क्या है? पहला, वन कैन नॉट पनिश बाय एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। किसी को समाप्त हुए कानून के तहत सजा नहीं दिया जा सकता है। अब आइए, किसी को समाप्त हुए कानून के तहत सजा नहीं दिया जा सकता। अब हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है रमेश, महेश, सुरेश, गणेश या रहीम, कोई भी एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति जो है कोई क्राइम कमिट करता है, मान लीजिए एक चोरी कर देता है, ठीक है। कब चोरी करता है? 2015 में चोरी करता है, और चोरी का जो सजा है उस समय मान लीजिए कि 6 महीने का सजा है, 6 मंथ्स का, 6 महीने का सजा है, ठीक है। अब 2015 में इसने चोरी किया। अब क्या? पुलिस पकड़ करके कोर्ट ले जाएगी। कोर्ट ले गई इसे, और इसे साबित होने में, इसे दोषी करार होने में लग गया 2020। कितना हो गया? 2020 में पता चला कि इस पे दोष सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये चोरी कर लिया है। दोष सिद्ध कब हुआ? 2020 में। चोरी कब किया? 2015 में। और मान लीजिए कि इस कानून में 2019 में कुछ संशोधन हो गया, और चोरी का सजा 1 वर्ष का हो गया। चोरी का सजा कितने वर्ष का हो गया? 1 वर्ष का हो गया। तो अब मुझे बताइए, क्या 2020 में अगर इसे दोषी पाया गया है तो क्या इसे अब 1 वर्ष का सजा होना चाहिए या 6 महीने का सजा होना चाहिए? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है कि नहीं, कानून में बदलाव 2019 में हुआ है। कानून में बदलाव कब हुआ है? 2019 में हुआ है। अगर यह क्राइम 2015 में कमिट किया है, क्राइम कब किया? 2015 में, तो उसको इसी कानून के तहत सजा दिया जाना चाहिए, ठीक है। किस कानून के तहत? 2015 में जब चोरी किया था उस समय जो भी कानून था उसको उसी कानून के तहत सजा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2019 में चोरी का सजा केवल और केवल मान लीजिए हो जाता 3 महीना, 3 महीने का हो जाता, तो फिर क्या होता कि जो व्यक्ति चोरी किया है उसे इस कानून का लाभ मिल जाता। अगर सजा में कुछ कमी की गई है तब तो उसको लाभ मिल जाएगा, और सजा को बढ़ाया गया है तब उसे जिस समय क्राइम किया उसी समय के क्राइम के अनुसार उसे क्या मिलेगा? सजा मिल जाएगा। उम्मीद है आपको पहला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलाना, ठीक है। एंड पनिश्ड मतलब होता है दंडित करना। फॉर द सेम ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध मोर देन 1। अब इसको समझिएगा। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड
फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब किसी एक व्यक्ति को जो है ना, एक ही गलती का, सेम ऑफेंस, एक ही गलती का 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। समझ में आ गया होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मूवी देखे होंगे, मूवी देखें अंधा कानून। अंधा कानून में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, आप उसे देखिएगा जरूर। तो हम समझते हैं अंधा कानून से, इस आर्टिकल 20 का सेकेंड क्लॉज को हम समझते हैं अंधे कानून से। ठीक है, अंधा कानून मूवी में क्या होता है, अमिताभ बच्चन जो है को एक झूठा क्राइम के, मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। झूठा मर्डर केस में उन्हें फंसा दिया जाता है। उस केस मतलब मर्डर के कारण उसे 20 वर्ष का सजा दे दिया जाता है। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का सजा दे दिया जाता है। और जब वो अमिताभ बच्चन 20 वर्ष का सजा काट करके बाहर निकलते हैं तो एक दिन क्या होता है, वह व्यक्ति सामने मिल जाता है। अब अमिताभ बच्चन क्या करता है, अपना बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को रियल में, मूवी में क्या करता है, मर्डर कर देता है। फिर पुलिस आती है, फिर अमिताभ बच्चन को लेकर के पकड़ करके कोर्ट ले जाया जाता है। अब चूंकि क्राइम अभी फिर से मर्डर किया गया है, तो जज कहते हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन कहते हैं क्या कि जज साहब, मुझे एक गलती का 2 बार सजा कैसे मिल सकता है। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 का सेकंड क्लॉज का वो डिफेंस लेते हुए कहें कि मुझे एक गलती का 2 बार सजा कैसे मिल सकता है, एक ही मर्डर का 2 बार सजा कैसे मिल सकता है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। कंफर्म है? आया समझ में? अब दूसरा एग्जांपल, बाइक हेलमेट। अगर मान लीजिए कि कभी आप बाइक लेकर के बाहर निकले, अगर बाइक लेकर के आप बाहर निकले हैं और हेलमेट लेना भूल गए हैं, जैसे मान लीजिए हेलमेट लेकर के आप भूल गए हैं और आगे बढ़े, चौक पे आपको पुलिस पकड़ लिया और कहा हेलमेट कहाँ है आपका, हेलमेट आपके पास तो था ही नहीं। अब आपको क्या किया, चालान काट दिया आपको, और चालान काट दिया हेलमेट के लिए, मान लीजिए 1000 फाइन आपसे ले लिया गया और बदले में एक रिसिप्ट आपको फाइन के रूप में दे दिया गया। अब जैसे मान लीजिए उस चौराहे से निकल अगले चौराहे में फिर पुलिस आपको मिल गई, तो क्या आपको वहां पे फिर दोबारा फाइन देना होगा हेलमेट के लिए? नहीं। 24 घंटे के अंदर आपको एक गलती का दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक सजा आपको मिल चुका है फाइन के रूप में हेलमेट के लिए। हाँ, हेलमेट के लिए आपको फिर दोबारा सजा नहीं किया जा सकता। हाँ, आपके अगर गाड़ी में पेपर नहीं होगा तो दोबारा, या आपके पास डीएल नहीं होगा तो दोबारा आपको फिर दंडित किया जा सकता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको आर्टिकल 20 का सेकंड क्लॉज समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए तीसरा की बात करते हैं। तीसरा कहता है वन कैन नॉट फोर्स टू प्रेजेंट एविडेंस अगेंस्ट योरसेल्फ। एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य या सबूत। मतलब इसका हिंदी क्या है, अपने ही खिलाफ साक्ष्य या सबूत देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और इसने क्या किया, चोरी कर लिया। ठीक है, ये क्या किया, चोरी कर लिया। अब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कहता है कि इसने चोरी किया, तो पुलिस इसे पकड़ करके ले जाएगी और ये नहीं कहेगी कि बताओ तुम चोरी किए, अब तुम इसका सबूत बताओ मुझे कि कैसे चोरी किए। तो पुलिस जो है इस व्यक्ति पर बाध्य नहीं कर सकता कि तुम ही बताओ तुम चोरी कैसे किए हो। ठीक है, आप अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए आप मूवी में देखते होंगे कि कभी कभी पुलिस मार मार कर डंडा से आपसे कबूल कर लेती है कि हां तुम ही मर्डर किए हो। वो मूवी में ही होता है, रियल में उस ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कोई पेज पे पुलिस का जो के सामने जो आप गवाही देते हैं और कोई लिखित वे में लिखते हैं, वो कोर्ट के द्वारा मान्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पुलिस आपको मार करके ये आपसे साबित करवा लिया गया होगा, या मार करके आपसे गलती से बुलवा लिया गया होगा, इसलिए आपको ऐसा वैलिड नहीं होता है। उम्मीद है आर्टिकल 20 आपको समझ में आया होगा। अब हम आर्टिकल 21 की ओर चलते हैं। आइए अब हम आर्टिकल 21 की ओर आते हैं। आर्टिकल 21 है राइट टू लिव विथ पर्सनल लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार। स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मतलब क्या? यह अनुच्छेद हमें जीने के लिए बताता है। हमसे हमारा जीवन जो है कोई नहीं छीन सकता है। यह आर्टिकल क्या कहता है कि हमसे हमारा जीवन जो है कोई नहीं छीन सकता, केवल और केवल एक एक्सेप्शन है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फांसी दे देना, कैद कर लेना, उम्र कैद या 5 साल के लिए कारावास, जेल कर देना, इसके तहत तो लिया जा सकता है। वैसे कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था या कोई स्टेट हमसे हमारा जीवन कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, अब यह आर्टिकल कैसा जीवन जीने की बात करता है?
इसका यह मतलब कतई नहीं है कि एक रूम में कैद कर लिया जाए और खाना भी दिया जाए, पानी भी दिया जाए, उसको सब चीज अच्छा दिया जाए, लेकिन उसको कैद करके रखा जाए, कैदी की तरह, मतलब एक जानवर की तरह। वैसा बात नहीं करता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो वायलेशन होगा इस आर्टिकल 21 का। आया समझ में? यह जीवन, कैसा जीवन जीने का बात करता है? यह कहता है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा जीवन जिस पर हम गर्व कर सके, मतलब ऐसा जीवन जिस पर हम क्या कर सके, गर्व कर सके। अब आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या करने का, वर्णन करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, माननीय उच्च न्यायालय के पास है। तो उच्च न्यायालय ने बहुत सारे केस के अंतर्गत ये फैसला मतलब अपना निर्णय बताया है कि आर्टिकल 21 के अंदर व्याख्या बताया है कि आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन सा और अधिकार शामिल हो सकता है। मतलब ये एक लाइन का आर्टिकल आपको देखता है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप केवल और केवल यही बताएंगे आर्टिकल 21 में, राइट टू लिव विथ पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार। ये बहुत बार याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है आर्टिकल 21 के बारे में। अब उच्च न्यायालय के अनुसार इनमें क्या क्या शामिल हो सकता है? इनमें शामिल हो सकता है जितना फंडामेंटल राइट्स में कुल अधिकार नहीं है, उससे ज्यादा अधिकार केवल और केवल किसमें? आर्टिकल 21 के अंदर है। क्या? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। कौन दे रहा है? आर्टिकल 21 दे रहा है। दूसरा, प्रदूषण रहित जल, मतलब आपको जल भी कैसा मिलना चाहिए, उसमें पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं था, वायु भी, जीने का अधिकार, उसमें जीने का अधिकार है। निजता का अधिकार, निजता मतलब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, वो भी क्या है आपका आर्टिकल 21 के तहत, वो भी आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसका मतलब क्या? आप अपने निजी जिंदगी के बारे में चाहे किसी से शेयर कर सकते हैं, आपको चाहे तो आप अपने निजी जिंदगी के बारे में किसी को नहीं बता सकते, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था आपको दबाव नहीं दे सकता, यह आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। चौथा, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो उसे शोषण भी नहीं कर सकते हैं, कोई शोषण नहीं कर सकता, ना कोई व्यक्ति कर सकता है, ना स्टेट कर सकता है उसमें शोषण। क्यों? क्योंकि उस ये हमारा क्या है, विरुद्ध अधिकार देता है कौन? आर्टिकल 21। उसके आपातकालीन इमरजेंसी के दौरान चिकित्सा का भी अधिकार देता है आर्टिकल 21 के तहत। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, ये भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। आप देख रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल का कैसा अभी हाल है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में क्या है, समय समय पर उचित इलाज का अधिकार है। और उसके बाद कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, इवन कैदी की भी बात करता है, उसके जो जीवन कारागार मतलब जेल के अंदर जो जीवन जीने में उसको सहायक होगा, उसका भी आवश्यकताओं का अधिकार कौन दे रहा है? आर्टिकल 21 दे रहा है। अब आइए अगले नंबर पे आते हैं, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। सम्मान पूर्वक क्या करेंगे? व्यवहार करने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 21 देता है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो लिस्ट जितना हम दे रहे हैं उच्च न्यायालय के अनुसार वाला लिस्ट जो है उसको याद नहीं करना है, बस एक बार कॉपी में नोट डाउन करके पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन के अंदर, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, तो आपको बताना होगा आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो इसको याद नहीं रखेंगे, केवल याद रखना है आपको राइट टू लिव विथ पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार। क्लियर है? उसके बाद क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। और अगला क्या है, लावारिस मृतकों का शिष्टता एवं शालीनता से दाह संस्कार। वैसा व्यक्ति जो मर गया हो, ठीक है, और उसका कोई बोल नहीं रहा है कि ये हमारा फैमिली का मेंबर है, तो उसको भी शिष्टापूर्वक और शालीनता से दाह संस्कार किया जाना चाहिए। और आप जान रहे हैं कोरोना के महामारी के दौरान क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, लाशें क्या है, यमुना पे बह रही हैं और उसके बाहर सड़ रही है, गल रही है। ये गलत है, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि मरने के बाद भी आपके बॉडी को जो है एक अच्छे तरीके से दाह संस्कार मिलना चाहिए। लावारिस मृतकों का शिष्टा एवं शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार अगर नहीं मिल रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, उसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और अगला है अकेला रहने का अधिकार। आप अकेला भी रह सकते हैं, यह आपको कौन राइट देता है? आर्टिकल 21 देता है। उम्मीद है आपको आर्टिकल 21 अच्छे से समझ में आया होगा।
अगले नंबर पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए मिस के सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति को जो है ना, अगर कोई दोषी करार दे दिया गया या मर्डर कर दिया गया या कुछ ऐसा क्राइम कर दिया गया, हेनियस क्राइम, तो उसे सार्वजनिक फांसी नहीं दिया जा सकता है। ये इसके लिए कौन रोकता है? आर्टिकल 21 रोकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कानून है, वो भी नहीं चाहता है कि वो तो दरिंदगी करके कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, लेकिन हमारा कानून इंसान के नजर से उसे देखता है और उसे दरिंदे की तरफ फांसी नहीं दिया जा सकता है लटका करके चौराहे पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 21 समझ में आया होगा। आइए अब हम आर्टिकल 21A को समझते हैं। अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क बात करता है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, अब किसके शिक्षा के बारे में बात करता है आर्टिकल 21 का क? यह बात करता है फ्री एंड कंपलसरी। फ्री मतलब होता है निःशुल्क और कंपलसरी मतलब होता है अनिवार्य। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन किसको मिलना चाहिए? चिल्ड्रन, बच्चा को 6 से 14 वर्ष तक के। इसका मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे कब ऐड किया गया? इसे 86वां संविधान संशोधन के दौरान इसे आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। वो वर्ष कौन था? 2002 में। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपातकालीन के दौरान, इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति हमारा कौन सा मौलिक अधिकार को निरस्त कर सकता है? कौन कौन सा मौलिक अधिकार को निरस्त कर सकता है? तो सभी मौलिक अधिकार जो हम 14 से लेकर के 32 तक पढ़ेंगे, वो सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निरस्त कर सकता है, सिवाय और सिवाय केवल 2 को छोड़ करके। वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 20 एंड 21, अनुच्छेद 20 और 21, इसको नोट करके लिख लेंगे। 2 ऐसा आर्टिकल है जिसको राष्ट्रपति जो है आपातकाल स्थिति में निरस्त नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट करके आप क्या करेंगे? इसको नोट डाउन कर देंगे, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के दौरान। आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या रीजन है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने या अमेंडमेंट करने वालों ने इस 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान भी निरस्त नहीं करने का निर्णय, ऐसा क्यों निर्णय लिया कि इमरजेंसी के दौरान भी 20 और 21 को निरस्त नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति? अब यह निरस्त जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो राष्ट्रपति को पावर कौन देता है? पावर देता है आर्टिकल 359, अनुच्छेद 359 के तहत इनको पावर मिलता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20 और 21 को क्यों नहीं, उसके पीछे का सोच का कारण मुझे बताना है कि क्यों नहीं 20 और 21 को निरस्त किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा प्रावधान क्यों बनाया गया? ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 8 के साथ। थैंक यू।